देखिए, आज हम फिर से विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के बारे में देखेंगे। धारा 18 तक हम पढ़ चुके थे, अब धारा 19 से पढ़ेंगे। धारा 19 जो अध्याय 6 से संबंधित है, लोक अदालतों से संबंधित है, इसके बारे में देखेंगे हम। ये लोक अदालतों से संबंधित है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, धारा 19 जो है लोक अदालतों के आयोजन से संबंधित है। धारा 19 कहता है कि लोक अदालतों का आयोजन कौन कौन करेगा। तो इसमें याद रखेंगे आप कि लोक अदालतों का आयोजन यथास्थिति, मतलब जैसी भी स्थिति हो, राज्य प्राधिकरण द्वारा, किसके द्वारा? राज्य प्राधिकरण द्वारा, जिला प्राधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा और तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा किया जाएगा नियमित अंतरालों पे, है ना। तो किसके द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जा सकता है? राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा नियमित अंतरालों पर किया जाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि लोक अदालतों का आयोजन किन किन के द्वारा किया जाता है। अब आपको याद रखना है कि लोक अदालत निम्न से मिलकर बनेगी। लोक अदालत जो है किन किन से मिलकर के बनेगी, यानी उसमें कौन कौन बैठेगा? तो सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, ये याद रखना है। कौन कौन से मिलेगी? या तो वर्तमान में सेवारत हो या फिर सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो चुका हो ऐसा कोई न्यायिक अधिकारी, या फिर अन्य अधिकारी। इसके अलावा अन्य अधिकारी जो होते हैं उनसे मिलकर के बनेगी। तो लोक अदालत किन किन से मिलकर बनेगी? सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और अन्य अधिकारियों से मिलकर के बनेगी। ये आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन होता है? न्यायिक अधिकारी होते हैं कुल मिला के, जो सेवारत भी हो सकते हैं या फिर सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ अधिकारी भी और भी होते हैं। तो अब देखिए, ये कहता है जो अन्य अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। देखिए, ये कहता है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में, याद रखेंगे किसके मामले में? उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में अन्य अधिकारियों की योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इनका निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा। कैसे करेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। तो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में अन्य अधिकारियों की जो योग्यताएं वगैरह हैं उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? ये याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। किसके परामर्श से करेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किया जाएगा। और अन्य मामलों में, यानी जो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नहीं है उसके अलावा जो अन्य मामले हैं उन मामलों में उसका निर्धारण किया जाएगा। योग्यता का निर्धारण, अन्य अधिकारियों की जो योग्यता है उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? योग्यता का राज्य सरकार द्वारा। किसके परामर्श से करेंगे? जो राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होता है, मुख्य न्यायमूर्ति कहाँ का? उच्च न्यायालय का, उसके परामर्श से किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे कि लोक अदालतों को ऐसे विवादों और समझौतों का निराकरण करने की शक्ति होगी जो, यानी कौन कौन से विवादों का निराकरण करेंगे लोक अदालत जो होती हैं, वो किन किन मामलों के विवादों, या कह लीजिए किन किन विवादों का निराकरण करती हैं, या किन किन मामले होते हैं उनके कौन से विवाद होते हैं जिनका निराकरण लोक अदालतों के द्वारा किया जाता है। पहला, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण। लोक अदालत उन मामलों का भी निराकरण कर सकती हैं जो किसी न्यायालय के समक्ष कैसे होते हैं? लंबित होते हैं, पेंडिंग होते हैं, ऐसे मामलों में। लेकिन कब? जब पक्षकार आवेदन करें तब। कोई पक्षकार है जिसका कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित है और वो चाहते हैं कि उनका मामला लोक अदालतों के द्वारा सुना जाए, निपटाया जाए, तो वो ऐसा आवेदन कर सकते हैं। लेकिन क्या है? तो किसी न्यायालय के समक्ष कोई मामले जो लंबित हैं, ऐसे मामलों में लोक अदालतें मामलों को का निपटारा कर सकती। कब करेंगी? जब पक्षकार आवेदन करेंगे तब, अपनी मर्जी से नहीं, पक्षकार आवेदन करेंगे तब। दूसरा, अधिकारिता के भीतर आने वाले मामले को जो किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है या न्यायालय के समक्ष नहीं है, मतलब ऐसे जो मामले हैं, ये तो वो मामले हो गए जो न्यायालय के समक्ष लंबित थे और पक्षकारों ने आवेदन किया, तो जो लोक अदालत हैं उनका क्या कर सकती हैं? निपटारा कर सकती हैं।
ये वो मामले जो न्यायालय के समक्ष आए ही नहीं है अभी, लेकिन पक्षकार चाहते हैं, इसमें भी पक्षकार, इसमें से कोई एक पक्षकार आवेदन कर सकता है, कोई दोनों पक्षकार आवेदन कर सकते हैं। तो जो पक्षकार चाहते हैं कि वो भैया न्यायालय मामला ना जाए, लोक अदालतों के माध्यम से निपट जाए, तो ऐसे मामलों को भी लोक अदालतें सुन सकती हैं। दोनों तरीके के मामले सुन सकती हैं, एक तो लंबित प्रकरणों को सुन सकती हैं और दूसरे वो डायरेक्ट मामले जो उनकी अधिकारिता क्षेत्रता में आते हैं, अधिकार क्षेत्रता में आते हैं, और कोई व्यक्ति आवेदन करता है जो न्यायालय नहीं जाना चाहता है, तो वो ऐसा व्यक्ति अगर लोक अदालतों के माध्यम से अपना मामले को निपटाना चाहता है तो ऐसे मामलों का भी निराकरण लोक अदालतों के द्वारा किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है आपको याद रखना है कि लोक अदालतें असमनीय मामलों का विचारण नहीं करती, या इनके मामलों में लोक अदालत को कोई अधिकारिता नहीं होती। कैसे मामले? जो असमनीय प्रकृति के, जिनमें कोई समझौता राजीनामा नहीं होता है या असमनीय प्रकृति के हैं, ऐसे मामलों में लोक अदालतों को कोई अधिकारिता नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कैसे मामलों का निराकरण नहीं करती लोक अदालतें? जो असमनीय प्रकृति के होते हैं, ऐसे मामलों का निराकरण लोक अदालतों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए धारा 20, आप देखिए क्या कहता है। धारा 20 जो है लोक अदालतों द्वारा संज्ञान से संबंधित है। धारा 20 कैसे संबंधित है? संज्ञान। धारा 20 कैसे संबंधित है? संज्ञान से। किसके द्वारा? लोक अदालत पढ़ रहे हैं, लोक अदालतों के संज्ञान से। तुझे कहता है धारा 20 कि लोक अदालतों द्वारा निम्न मामलों का संज्ञान लिया जाएगा। कौन कौन से मामलों का संज्ञान लिया जाता है? पहला, जहाँ पक्षकार सहमत हैं उन मामलों का। सहमत का मतलब जहाँ दोनों पक्षकार चाहते हैं कि भाई लोक अदालतों द्वारा उसका मामला निपटाया जाए, ऐसे मामले, है ना। इसमें से दोनों पक्षकारों जब आवेदन करते हैं तो यहाँ भी दोनों पक्षकार में से कोई भी एक पक्षकार भी आवेदन कर सकता है। ये दूसरा लिखा ना, एक पक्षकार न्यायालय से आवेदन करता है तो एवं न्यायालय का मानना है कि समझौते की गुंजाइश है। तो कौन कौन से मामले हैं जहाँ पक्षकार सहमत हैं लोक अदालतों द्वारा मामले को सुने जाने के लिए? दूसरा कहता है एक पक्षकार न्यायालय में आवेदन कर, मतलब दो पक्षकार होते हैं उनमें से कोई एक आवेदन करता और न्यायालय को लगता है कि समझौते की कोई गुंजाइश है, मामले में कोई समझौते की गुंजाइश है, राजीनामा हो सकता है, तो ऐसे मामलों का न्यायालय जो लोक अदालत है वो क्या कर सकती है? संज्ञान ले सकती है। लेकिन शर्त एक ही है, पक्षकारों को सुनने के पश्चात। दोनों पक्षकारों को पहले लोक अदालत द्वारा क्या है? सुना जाएगा। अगर सुनने के बाद न्यायालय को लगता है कि भाई समझौते की कोई गुंजाइश है तो फिर लोक अदालत ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकती है। तो शर्त क्या है? पक्षकारों को सुनने के पश्चात, बगैर सुने नहीं कि भाई एक ही पक्षकार ने आवेदन दिया दूसरा तैयार ही नहीं है, तो दोनों को पक्षकारों को न्यायालय द्वारा सुना जाएगा। सुनने के बाद अगर दोनों राजी हैं और न्यायालय को लगता है कि भाई समझौते की कोई गुंजाइश है, भैया राजीनामा हो सकता है, समझौता हो सकता है, मामला निपट सकता है, तो वह ऐसे मामले का क्या कर सकता है? संज्ञान ले सकता है। तो पक्षकार अगर सहमत होते हैं तो भी कर सकता है और दोनों में से एक पक्षकार आवेदन करता है तो भी कर सकता है। तीसरा क्या कहता है? देखिए, न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने का समुचित आधार है। न्यायालय को लगता है भैया इसका समाधान हो गया है कि न्यायालय द्वारा जो मामला है उसको ग्रहण किए जाने के उपयुक्त आधार है, समुचित आधार है, तो भी न्यायालय क्या कर सकता है? मामले का संज्ञान ले सकता है। चौथा देखिए लास्ट इसका, लोक अदालत का आयोजन करने वाले प्राधिकरण द्वारा यदि पक्षकार आवेदन करें। ये कह रहा है कि लोक अदालत का आयोजन करने वाले प्राधिकरण जो ऊपर जो लिखे थे ना, उनमें से कोई प्राधिकरण अगर चाहता है कि मामले को लोक अदालत द्वारा निपटाया जाए और उन प्राधिकरणों में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो अन्य व्यक्ति मतलब जो पक्षकार है उनकी बात करें, उन पक्षकारों ने कोई प्राधिकरण में आवेदन किया है और प्राधिकरण चाहता है कि लोक अदालत के माध्यम से मामले को निपटाया जाए, तो ऐसे मामलों का भी संज्ञान लोक अदालतों के द्वारा किया जा सकता है। तो कैसे मामले? लोक अदालत का आयोजन करने वाले प्राधिकरण द्वारा यदि पक्षकार ऐसा आवेदन करें, कहाँ करते हैं? प्राधिकरण में करते हैं या लोक अदालतों में करते हैं, और या मान लो डायरेक्ट प्राधिकरण में आवेदन किया है और प्राधिकरण चाहता है कि उस मामले का जो उनको लगता है कि भाई जो आयोजन करते हैं ना लोक अदालत का प्राधिकरण, जैसे कि राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, उच्च, इन दोनों में किसी ने आवेदन किया है और उस प्राधिकरण को लगता है कि मामले को लोक अदालत के द्वारा निपटाया जाना चाहिए, तो लोक अदालत जो है ऐसे मामले का भी संज्ञान ले सकती हैं। कब ले सकती हैं? जब ऐसा आवेदन किया गया हो, पक्षकारों में से किसी के द्वारा भी ऐसा आवेदन किया गया हो, तो लोक अदालतें उन मामलों का संज्ञान ले सकती हैं। दो फैक्ट और हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं। लोक अदालत, ये इम्पोर्टेंट है ये भी, किन किन सिद्धांतों का पालन करेंगी? लोक अदालत किन किन मामलों का किन सिद्धांतों का पालन करेंगी? तो ये याद रखना है कि लोक अदालत
न्याय, याद रखना है, न्याय, साम्य और निष्पक्षता, ये तीन के सिद्धांतों एवं विधिक सिद्धांतों का पालन करें। विधिक सिद्धांत तो पालन करेंगी ही करेंगी, इसके अलावा न्याय, साम्य और निष्पक्षता, इस पे क्वेश्चन आता है। तो विधिक सिद्धांतों का तो पालन करते ही करते हैं न्यायालय, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस याद रखना कि न्याय, साम्य और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करेंगी। लोक अदालत किन किन सिद्धांतों का पालन करेंगी? न्याय, साम्य और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करेंगी। साथ ही साथ जो विधिक सिद्धांत है उनका भी पालन करेंगी। एक लास्ट और है इसमें, धारा 20 में, किसी मामले में यदि लोक अदालत के माध्यम से मामला नहीं निपटता है तो मामला पुनः उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा जो जिससे मामला लोक अदालत के समक्ष आया है। तो मान लीजिए कि कोई पक्षकार थे, वो लोक अदालत में आते हैं मामले को निपटाने के लिए, और लोक अदालत में कोई निराकरण नहीं होता या मामला नहीं निपट पाता है, समझौता नहीं हो पाता है, राजीनामा नहीं हो पाता है, तो मामला कहाँ जाएगा? जिस न्यायालय से वो मामला आया था लोक अदालत, उसी न्यायालय को क्या करेगा? मामले को पुनः लौटा देगी, है ना। तो आगे फिर अपन थोड़ा मिटा के फिर देखते हैं। देखिए आगे हम देखेंगे धारा 21, लोक अदालत के द्वारा किए जाने वाले अधिनिर्णय। तो धारा जो 21 है वो लोक अदालत के अधिनिर्णय या निर्णयों से संबंधित है। इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे कि लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा। ये आपको याद रखना है कि लोक अदालत का जो निर्णय होता है उसको भी सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है, और इसके अलावा उसका जो आदेश होता है वो अन्य किसी न्यायालय का आदेश माना जाता है। तो ये याद रखना आपको कि लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि किसी मामले का निराकरण लोक अदालत द्वारा किया जाता है तो न्यायालय फीस उपबंधित रीति से वापस की जाएगी। मतलब जब निराकरण किसी लोक अदालत, कोई मामला किसी लोक अदालत में आता है और उसका निराकरण लोक अदालत के द्वारा कर दिया जाता है, तो जो मामला पहले किसी अन्य न्यायालय में चल रहा था उसमें जो फीस आदि जो ली गई थी, तो उन फीसों को उपबंधित रीति से, किस रीति से? जैसे कि रीति बताई जाए उस रीति से उस न्यायालय द्वारा उन पक्षकारों को वापस कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा वापस? जब मामला लोक अदालत के द्वारा निपटा दिया जाता है। यानी कि जो मामला लोक अदालत में निराकृत हो चुका है उस मामले की फीस को पक्षकारों को लौटा दिया जाएगा। किसके द्वारा लौटाया जाएगा? न्यायालय द्वारा। जो फीसें उन्होंने पहले किसी मामले में दी थी उन फीसों को न्यायालय उपबंधित रीति से लौटा देगा। कौन सा न्यायालय? जो उसमें पहले मामला चल रहा था वो न्यायालय। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें लोक अदालत का निर्णय अंतिम होगा और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लोक अदालत के निर्णय होते हैं वो कैसे होते हैं? अंतिम होते हैं और उनके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। ये आपको 3 पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए धारा 22 कि लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत की शक्तियों का वर्णन। धारा 22 में किसकी शक्तियों का वर्णन है? लोक अदालत और स्थायी लोक अदालतों की शक्तियों का। तो ये कहता है पहला इसमें कि लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत निम्न शक्तियाँ होंगी। कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी? पहला है सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ। लोक अदालत को कौन सी शक्तियाँ होंगी? सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ। किन मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ? जो नीचे दिए हैं उन मामलों में। सिविल न्यायालय की समस्त शक्ति का मतलब क्या है? जो नीचे मामले दिए उन मामलों में सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी। वो कौन कौन से मामले हैं जहां सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी? पहला है समन करना, शपथ पर परीक्षण करना, जैसे कि सिविल न्यायालय में किए जाते हैं, वो शक्तियां लोक अदालतों को प्राप्त हैं। दूसरा, दस्तावेज का प्रकटीकरण एवं प्रस्तुतिकरण करने से संबंधित कोई शक्ति है, वो सारी शक्तियां भी लोक अदालतों को प्राप्त हैं। इसके अलावा साक्ष्य को शपथ पत्रों पर ग्रहण करने से संबंधित कोई शक्तियाँ हैं, तो वो भी शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? लोक अदालतों को प्राप्त हैं, या स्थायी लोक, दोनों को, लोक अदालत स्थायी लोक अदालत दोनों की बात कर रहे हैं। किसी न्यायालय या कार्यालय से अभिलेख मंगाना, अन्य शक्तियाँ जो विहित की जाए। तो ये सारी शक्तियों में जो सिविल न्यायालय को शक्तियाँ होती इन मामलों में, तो वो समस्त शक्तियाँ यहाँ पर लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के पास भी होंगी। ठीक है, कॉमन है ये तो। अब देखिए दूसरा इसका जो पॉइंट है वो कहता है मामले के निपटारे के लिए लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगी। ये इम्पोर्टेंट।
लोक अदालत जो होती हैं वो किसी प्रक्रिया से बंधी नहीं होती हैं, वो मामले के निराकरण के लिए अपनी खुद की प्रक्रिया बना सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोक अदालत जो है या स्थायी लोक जो अदालतें जो हैं मामलों को निपटाने के लिए या मामले की प्रक्रिया को निपटाने के लिए अपनी खुद की प्रक्रिया क्या कर सकती हैं, विनिर्दिष्ट कर सकती हैं, अपनी खुद की प्रक्रिया जो है बना सकती हैं। क्वेश्चन यही आता है कि जो लोक अदालतें हैं क्या सिविल एविडेंस के हिसाब से या सीआरपीसी के हिसाब की एविडेंस की जो प्रक्रिया है उससे बंधी है? नहीं, वो अपनी प्रक्रिया खुद विनिहित कर सकती हैं, अपनी प्रक्रिया खुद बना सकती हैं। ऐसा नहीं कि वो उसके हिसाब से चलेंगी, वो मामले को निपटाने के लिए अपनी खुद की प्रक्रिया बना सकती हैं। तीसरा देखिए, लोक अदालत के समक्ष की समस्त कार्रवाई न्यायिक कार्रवाइयाँ समझी जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है कि लोक अदालत के समक्ष जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको भी कैसी कार्रवाइयाँ माना जाता है, उनको भी न्यायिक कार्रवाइयाँ माना जाता है। ये आपका लोक अदालत से संबंधित है। इसके अलावा एक छोटा सा चैप्टर और है जो थोड़ा सा अध्याय 6A के नाम से जुड़ा है। ये पूर्व मुकदमेबाजी और सुलह से संबंधित है। जो अध्याय 6 है ये इसका नाम याद रखना है आपको, ये काय से संबंधित है? पूर्व मुकदमेबाजी और सुलह से संबंधित है। इसमें जो धारा 22A है उसमें परिभाषाएँ दी गई हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में ही देखना है। तो धारा 22A है उसमें कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं जो अध्याय 6A धारा 22A में जो परिभाषाएँ दी गई हैं वो अध्याय 6A एवं धारा 22 और 23 के ही मामले में लागू होती है। ये याद रखें कि जो अध्याय 6A के अधीन जो परिभाषाएँ दी गई हैं वो परिभाषाएँ अध्याय 6A और धारा 22 और 23 के संदर्भ में ही लागू होती हैं। ये याद रखना है। धारा 22A में जो परिभाषाएँ दी हैं अध्याय 6A और धारा 22 और धारा 23 के संदर्भ में ही लागू होती हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा धारा 22A का जो एक क्लॉज है उसमें स्थायी लोक अदालतों के परिभाषित किया गया है कि स्थायी लोक अदालत क्या होंगी। तो स्थायी लोक अदालत का क्या अर्थ है? यहाँ ये कहता है स्थायी लोक अदालत का अर्थ है जो धारा 22B की उपधारा 1 के अधीन स्थापित कोई लोक अदालत। तो स्थायी लोक अदालत कौन है? जो धारा 22B की उपधारा 1 के अधीन गठित की गई हो। ऐसी लोक अदालत जो धारा 22B की उपधारा 1 के अधीन गठित की गई है, ऐसी लोक अदालत क्या कहलाएगी? ऐसी लोक अदालत स्थायी लोक अदालत कहलाएगी। देखिए आगे देखेंगे धारा 22A का B परिभाषाओं में जो दिया है तो उसमें लोक उपयोगी सेवाओं के बारे में बताया गया है कि लोक उपयोगी सेवाएं क्या हैं। इनको एक बार देख लेंगे बस कि लोक उपयोगी सेवाओं में क्या क्या शामिल है। लोक उपयोगी सेवाओं में निम्न शामिल है। पहला कहता है वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या सामान वहन करने के लिए परिवहन सेवा। तो कुल मिला के लोक उपयोगी सेवा में परिवहन सेवा आती है, चाहे वो जल मार्ग द्वारा हो, चाहे वायु मार्ग द्वारा हो, चाहे फिर सड़क के द्वारा हो। तीनों तरीके से जो परिवहन सेवा होती है, चाहे यात्रियों के लिए हो या सामान के लिए हो, वो लोक उपयोगी सेवा के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए डाक, तार या दूरभाष सेवा, इसको भी लोक उपयोगी सेवा माना गया है। अगला है प्रकाश जल प्रदाय करने वाली सेवाएं, जो आपको प्रकाश और जल की सेवाएं प्रदान करती हैं, ऐसी सेवाएं भी लोक उपयोगी सेवाओं की परिभाषा में आता है। चौथा है मल वहन या स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं उनको भी क्या माना गया है? लोक उपयोगी सेवाएं माना गया है। अगला है चिकित्सालय या औषधालय की जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनको भी लोक उपयोगी सेवा माना गया है। इसके अलावा बीमा सेवा। सातवां है अन्य सेवा जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार घोषित करे, ऐसी सभी सेवाओं को क्या माना जाएगा? लोक उपयोगी सेवाएं माना जाएगा। एक बार आपको इनको पढ़ना है, इनमें से पूछा जाएगा कि कौन सी लोक उपयोगी सेवा में नहीं आता है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको 2-3 बार या 1-2 बार आप पढ़ लें तो याद बने रहेंगे। इसके बाद देखिए विधिक सेवा प्राधिकरण की जो धारा 22B है, ये क्या थी? 22AB है ये, और ये कौन सी धारा? 22B। तो 22B जो थी वो कहता है स्थायी लोक अदालतों की स्थापना। 22B में क्या है? स्थायी लोक अदालतों की स्थापना। तो स्थायी लोक अदालतों की स्थापना कैसे की जाएगी? ये कहता है केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण। कौन करता है इसकी स्थापना? यथास्थिति जो केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण एक या एक से अधिक स्थायी लोक अदालतों की स्थापना कर सकेगी। तो इसकी स्थापना कौन करता है? कौन कर सकता है? केंद्रीय प्राधिकरण भी कर सकता है, राज्य प्राधिकरण भी कर सकता है। जैसी भी स्थिति हो, एक या एक से अधिक क्या कर सकते हैं? स्थायी लोक अदालतों की स्थापना कर सकते हैं।
केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण दोनों कर सकते हैं। जैसी भी स्थिति हो अपने अपने क्षेत्र में एक या एक से अधिक स्थायी लोक अदालतों की स्थापना कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्थायी लोक अदालत किन लोगों से मिलकर के बनेगी। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं या अन्य व्यक्ति होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष कौन हो सकता है? जो ऐसा व्यक्ति होगा जो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश, याद रखने वाली बात है ये कि अध्यक्ष कैसा व्यक्ति हो सकता है? जो जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश या तो है या रह चुका है, दोनों बातें, या तो है वर्तमान में या फिर रह चुका है, या उससे उच्चतर श्रेणी का कोई न्यायाधीश रहा है। या कौन कौन बन सकता है इसमें अध्यक्ष? जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश, या वर्तमान में है या फिर रह चुका है, या फिर इससे ऊपर की श्रेणी का कोई न्यायाधीश रह चुका है, ऐसा व्यक्ति कौन बन सकता है? इसका अध्यक्ष बन सकता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति होते हैं इसमें, या 2 अन्य सदस्य कह लीजिए, 2 अन्य सदस्य या 2 अन्य व्यक्ति होते हैं जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा या राज्य प्राधिकरण द्वारा जैसी भी स्थिति हो सिफारिश करने पर यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति, केंद्र के मामले में केंद्र सरकार और राज्य के मामले में राज्य सरकार। तो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा या राज्य प्राधिकरण की सिफारिश जब की जाती है तो उनकी सिफारिश पर केंद्रीय प्राधिकरण जब सिफारिश करता है तो केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी, और राज्य प्राधिकरण जब सिफारिश करता है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे 2 अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं धारा 22C। जो धारा 22C है वो स्थायी लोक अदालतों द्वारा मामलों को संज्ञान किस प्रकार लिया जाएगा उससे संबंधित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखने परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि कोई पक्षकार न्यायालय के समक्ष विवाद लाने से पूर्व स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है। यानी कि कोई भी पक्षकार न्यायालय में वाद लाने से पूर्व क्या कर सकता है? स्थायी लोक अदालत के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकता है या आवेदन दे सकता है। न्यायालय में जाने से पूर्व वो क्या कर सकता है? स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है। दूसरा देखिए, मामला ग्रहण करने के पश्चात उस पर किसी न्यायालय की अधिकारिता का अवलंबन नहीं होगा। अवलंबन नहीं होगा का मतलब, जब स्थायी लोक अदालत ने कोई मामले को ग्रहण कर लिया है तो उसकी अधिकारिता पर का कोई अवलंबन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा देखिए क्या कहता है, मामला लिखित कथन के रूप में आवेदन के माध्यम से किया जाएगा एवं मामले से संबंधित कोई साक्ष्य एवं तथ्य हो तो उसे भी संलग्न किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि जब मामला किया जाता है वो कैसे किया जाएगा? आवेदन के रूप में किया जाएगा, और वो भी कैसे किया जाएगा? लिखित रूप में। क्वेश्चन आता है कैसे किया जाएगा, लिखित में, मौखिक में, तो याद रखने वाली चीज़ है ये कि आवेदन कैसे किया जाएगा? लिखित रूप में किया जाएगा। और अगर कोई मामले से संबंधित कोई तथ्य है, कोई साक्ष्य है, तो उसको भी लिखित कथन के साथ संलग्न किया जाएगा। चौथा देखिए कहता है, कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम पर अतिरिक्त साक्ष्य लिया जा सकता है। कौन ले सकता है? विशेष जो आपका स्थायी लोक अदालत है वो। तो स्थायी लोक अदालत वगैरह है, उनको लगता है कि कार्रवाई के प्रक्रम पर कोई अतिरिक्त साक्ष्य आदि है तो वो उसको भी ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है क्या कि कार्रवाई के किसी प्रक्रम पर अतिरिक्त साक्ष्य लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने परीक्षा की दृष्टि से, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। पांचवा देखिए क्या कहता है, सुलह कार्रवाई ऐसी रीति में जो ठीक हो विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी। तो सुलह की कार्रवाई क्या होगी? वो ऐसी रीति, सुलह की जो कार्रवाई है ऐसी रीति से जो ठीक हो, जो हर मामले में अलग अलग हो सकती है, तो विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी। सुलह की कार्रवाई विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी कि क्या प्रक्रिया होगी, कैसे निपटाया जाएगा। तो हर मामले में हर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी। छठवा देखिए क्या कहता है, स्थायी लोक अदालत संभाव्य परिनिर्धारित शर्तों को बना सकेगी। संभाव्य परिनिर्धारित शर्तों का अर्थ है जिन शर्तों पर समझौता हो सकता है, राजीनामा हो सकता है, वो शर्तें बना सकती है। शर्तें बना के पक्षकारों को सौंप देगी। अगर पक्षकार सहमत होते हैं उन शर्तों से तो ठीक है, मामला निपट जाएगा। लेकिन अगर ये लिखा है अगर नहीं निपटता तो आगे देखिए 7 क्या कहता है, जहां पक्षकार कोई शर्तों के अनुसार करार द्वारा मामले को निपटाने में असफल रहते हैं, मतलब जो शर्तें बनाई थी उन शर्तों के हिसाब से मामला अगर नहीं निपटता है तो फिर वहाँ स्थायी लोक अदालत
यदि विवाद अपराध से संबंधित, ध्यान रखना आपराधिक मामलों का नहीं, तो यदि विवाद अपराध से संबंधित नहीं है तो इसका निर्धारण करेगी। कब? जब वो शर्तों के अनुसार मामला नहीं निपटा है, शर्तों के अनुसार जो करार था उसके अनुसार मामला नहीं निपटा है, शर्तों के करार के द्वारा मामला नहीं निपटा है, तो फिर स्थायी लोक अदालत क्या करेगा? स्थायी लोक अदालत मामले को मामले जो है विवादित जो मामला है उसको क्या करेगा? उसका निर्धारण करेगा, उसका निराकरण करेगा। अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए कि स्थायी लोक अदालत को निम्न मामलों में अधिकारता नहीं होती। कौन कौन से मामले हैं जिनमें स्थायी लोक अदालत को अधिकारता नहीं होती? पहला तो आप जानते हैं कि असमनीय मामले, ऐसे मामले जो असमनीय हैं उन मामलों में स्थायी लोक अदालत को कोई अधिकारता नहीं होती। दूसरा है विवाद की विषय वस्तु का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक है। ये याद रखेंगे कि जहाँ विवाद की जो विषय वस्तु है उसका मूल्य 10 लाख से अधिक है तो स्थायी लोक अदालत उस मामले का विचारण नहीं करेगी। तो 10 लाख याद रखना, कुछ मामलों में 10 लाख तक के या 10 लाख से कम के जो मामले हैं उनका ही निराकरण करता है। कौन करता है? स्थायी लोक अदालत। हाँ, 10 लाख की संख्या जो मूल है, जो राशि है, वो केंद्र सरकार उसको बढ़ा सकती है, 10 से 20 कर सकती, 15 करती। तो कौन बढ़ा सकता है? 10 लाख की रकम अगर चाहे तो केंद्र सरकार बढ़ाती है, तो वो केंद्र सरकार बढ़ा सकती है। तो दो चीज़ें याद रखना कि असमनीय अपराध है या विवाद की जो मूल है या रकम है वो 10 लाख से अधिक है, तो उन मामलों में जो स्थायी लोक अदालत को कोई अधिकारता नहीं है। इसके बाद 22E और है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ध्यान रखने वाली एक या दो चीज़ें हैं। पहला कहता है कि स्थायी लोक अदालत के जो निर्णय हैं वो क्या माने जाएंगे? वो अंतिम माने जाएंगे। याद रखने वाली बात है, स्थायी लोक अदालत के जो निर्णय हैं कैसे होंगे? अंतिम होंगे। स्थायी लोक अदालतों का निर्णय सिविल न्यायालय की डिग्री माना जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि स्थायी लोक अदालत के जो निर्णय होते हैं क्या माना जाता है? सिविल न्यायालय की डिग्री। क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है ना, ध्यान में रखिए। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी पे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपका जो पूरा जो विधिक सेवा प्राधिकरण था लगभग समाप्ति हो चुका है। इसके अलावा इसमें आगे कोई सेक्शन ऐसे नहीं जो समझाने लायक हो। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, धारा 23 इसके आगे है। तो धारा 23 में कुछ खास नहीं है। धारा 23 कहता है लोक सेवक समझा जाना। जो प्राधिकरण और समितियों जो होती हैं उसके सदस्य वगैरह होते हैं उन सभी को क्या समझा जाएगा? लोक सेवक समझा जाएगा, IPC की धारा 21 के अनुसार। तो ये कोई खास है नहीं, समझाने लायक है नहीं, उनको आप खुद ही पढ़ सकते हैं। तो वो लोक सेवक से संबंधित है। धारा 24 जो है सद्भावना पूर्वक कार्रवाइयों से संबंधित है। ये भी आपको समझाने की जरूरत है। ये सेक्शन जरूर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि इसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट है, ये विधिक सेवा जो प्राधिकरण है। लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आप घर पर बैरक में देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो 24 जो धारा है वो सद्भावना पूर्वक कार्रवाइयों से के संरक्षण से संबंधित है। धारा जो 25 है आपकी वो अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव से संबंधित है। धारा 26 है जो कठिनाइयों को दूर करने से संबंधित। कठिनाइयों को दूर करेगी सरकार, केंद्र सरकार करेगी 2 वर्ष के भीतर, कोई खास ये भी नहीं है। धारा 27 है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। और धारा 28 जो है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। हाँ, बस इतना याद रखें कि इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसको है? केंद्र और राज्य दोनों को है। किसको है? केंद्र और राज्य दोनों को है, क्योंकि धारा 27 में केंद्र सरकार नियम बनाती है और धारा 28 में कौन बनाता है? राज्य सरकार। तो ये 2 सेक्शन आप याद रख सकते हैं। उसके बाद धारा 29 है जो प्राधिकरण द्वारा विनिमय से संबंधित है। और धारा 29A है राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिमय बनाने से संबंधित है। और जो धारा 30 है नियम एवं विनिमयों का संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से संबंधित है। तो कोई खास इसके पास आपके जो सेक्शन नहीं है, यहाँ तक ही आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपका ये जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, कंप्लीट है आज के बाद, ठीक है।